गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 को हम हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। हिंदी फर्स्ट में पार्ट 3 है और पार्ट का नाम है तारों की दुनिया में। तारों की दुनिया में अब हम इस पार्ट को आपको रीड कराएंगे, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर और बुक फिल करवाएंगे। खुले आसमान में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। जब हमारा सूरज डूब जाता है तो इसके बाद फिर हमारे तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के छिपित के नीचे क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय, मतलब जब हमारा सूर्य अस्त हो जाता है उसके नीचे जाने के कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश बना रहता है या छाया रहता है। जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है तो किरणमय तारे आकाश के पर्दे पर दिखाई देने लगते हैं। जब हमारा सूर्य बिल्कुल छिप जाता है तो फिर आकाश के में पर्दे की तरह तारे जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। वे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं और ना ही एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, वो बरहमेश रहते हैं, लेकिन सूर्य की चमक दमक के आगे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और वे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। मतलब चंद्रमा है जो उसके धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। तारे जो होते हैं वो बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने का अगर हम दुस्साहस करें तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना तेज लगेगा। इसी तरह प्रकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं और चंद्रमा का प्रकाश भी खुद उसका अपने नहीं बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है। सूर्य से ग्रहण किया प्रकाश है। सूर्य से ग्रहण किया प्रकाश है। प्राचीन काल में तारों का अध्ययन करने वालों के कई महत्वपूर्ण बातें देखी हैं। उन्होंने देखा है कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। देखिए, पर एक तारा ऐसा है जो कक्ष में घूमने के बजाय स्थित नज़र आता है। वो एक ही स्थान पर नज़र आता है। वही है ध्रुव तारा, जिसको हमारी पौराणिक कक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण दिया है। जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण दिया है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी।
सुरुचि जो थी उसे बहुत अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति ने पुत्र ध्रुव ने भी वहाँ बैठना चाहा। मतलब देखिए, एक सुनीति और एक सुरुचि का पुत्र था, दोनों के एक एक पुत्र थे। तो सुनीति का पुत्र तो मतलब उत्तम उसके को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति ने पुत्र ध्रुव ने भी वहाँ बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहाँ से ज़बरदस्ती हटा दिया। देखिए, 2 रानियाँ थी उनकी, और 2 रानियों के अलावा और उनके एक एक पुत्र थे। और फिर इसके बाद जब वो एक सुरुचि का तो पुत्र बैठता ही था, लेकिन जब सुनीति का पुत्र बैठा तो उसकी माँ ने उसे हटा दिया, ज़बरदस्ती हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। उसने बड़ी तपस्या की और आखिर भगवान प्रसन्न हो गए, और उससे आखिर भगवान प्रसन्न हो गए और बेटा वर मांगो। और फिर उन्होंने कहा बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहाँ से उसे हटाया ना जा सके। वह ध्रुव प्रकाश के आज भी अटल मालूम पड़ता है। मतलब एक ही जगह वो रहता है, किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता है। ऐसी घटनाओं को लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मीमांसा भी आगे चलकर हो ही जाती है, और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती है। 2000 साल पहले 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गोद के रूप में ब्रह्मा के एक गेंद के रूप में फैला हुआ है, और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता है। अच्छा देखिए, ये ध्रुव जो तारा है वो गेंद की धुरी पर होने के कारण वो नहीं घूमता है। एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाकर देखो, मतलब कोई भी चीज़ है, गेंद है, अगर हम उसके ऊपर रख देंगे तो हम गेंद को घुमाएंगे, वो तारा नहीं घूमेगा। व्यास के चारों घुमाकर देखो, गेंद की एक गेंद को व्यास करके चारों ओर गेंद की सतह पर 2 बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया है। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय ने उन्होंने यह दलील थी जिस प्रकार नदी के तट पर स्थिर वस्तुएं, पेड़, मकान आदि को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है। देखिए, इसमें है कि जैसे कि मतलब जिस प्रकार नदी के तट पर
स्थित स्थिर वस्तुएं होती हैं। जैसे नदी बह रही है, उसके थोड़े दूर पर कोई चीज़, पेड़ है, मकान है, वो एक ही स्थित पर वस्तुएं रहेंगी। और नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा से जाते देखता है। उसी प्रकार स्थित तारे पृथ्वी को देखने पर पश्चिम दिशा में जाते हैं। क्या है? पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर है और हमारी पृथ्वी की ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नज़र आते हैं। मतलब घूमती हुई पृथ्वी को तारे घूमते नज़र आते हैं कि जिस तरीके से अगर हम घूमेंगे, अगर हम देखिए यहाँ इस स्थान पर अगर हम घूम रहे हैं तो हमें ये लगेगा हम तो घूम ही रहे हैं कि ये दीवार, ये खिड़कियाँ सभी घूम रही है इस तरीके से हैं। लेकिन तत्कालीन एक आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने सही दलील का समर्थन नहीं किया और दुर्भाग्य से इस विचारधारा को 10 शताब्दियों तक उपेक्षित रहना पड़ा। 16वीं सदी के कम्युनिस्ट के विचार का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दुलायमान होती गई। आज हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है, अपनी जगह पर चारों ओर घूमती है और यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तत्व भी छिपा हुआ है। आज तुम एक लट्टू को घुमाते हो तो क्या उसकी धुरी स्थिति रहेगी? नहीं, वह एक धीरे धीरे शंकु बनाए हुए घुमा करती है। इसी तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थित नहीं है, वह भी धीरे धीरे घूमती हुई लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वदा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। करीब 5,000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय अटल स्थान था। थुवेन तारे का इसी प्रकाश भविष्य है। 11,000 वर्षों के उपरांत ध्रुव की वजह बेगा अटल तारा होगा। यदि हम प्रकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें तो हमें एक और बात दिखाई देगी। वह यह कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थित दिखाई देगा, यानी तारों के अटल पर कुछ इन्हें गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थित रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा
पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नज़र आता है। क्या है? सरकता नज़र आता है। जो इन्हें गिने अपवाद है, जो इन्हें गिने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों के ग्रहों के प्लेटेन यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारा पटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करना पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं। इन्होंने देखिए किस तरीके से मतलब इन्होंने पूरी अपनी पृथ्वी की जानकारी दी है हमें इस पाठ में, और हमें भी इसकी जानकारी बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि आगे चल के हमें भी जानकारी ये मालूम होना चाहिए। ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव ने यह धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है। क्या बता रहे हैं ये? इसमें कुछ शक्तियाँ होती हैं जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते हैं। फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया है। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो हो सकता है कि उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। ग्रहों में घूमने की पहली सुलझी 17वीं सदी में जब यूहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के तारों ओर घूमते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण किया है, और उसी सदी में आइजैक न्यूटन ने उन तीनों नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा है। क्या कह रहे हैं ये? गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिवान एवं स्वच्छताकारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। अतः जिस ब्रह्मांड धारकों ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया है उसका अब कोई सबूत नहीं रहा। अब ये क्या कह रहे हैं? अब कोई सबूत नहीं रहा। ग्रह पास हैं, तारे दूर हैं। ग्रह पास हैं, तारे दूर हैं, लेकिन ये दूरियां हैं कितनी लंबी? ये दूरियां कितनी लंबी हैं? सन 1838 में बेसल 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद
ने तारे की दूरियां नापने के लिए पैरलैक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया है। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां आज हम नाप सकते हैं, किंतु आकाश में हम जिन तारों की अपनी आँखों से देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक हैं कि उन्हें नापने के लिए पैरलैक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होता है। आज ऐसी स्थिति है कि जो तारा हम देख सकते हैं उसकी दूरी लैप्लेस विधि के नाप नहीं सकते हैं, विधि से नाप नहीं सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते। देखिए, इस पाठ को हमने पूरा रीड करा दिया है और आप लोग भी इसे खुद पढ़ें। जब आप खुद पढ़ेंगे, हमने जो आपको पढ़ाया है और समझाया है, बताया है, अगर आप लोग खुद इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए, हम आपको शब्दार्थ लिखवाएंगे बेटा।
देखिए ये हमने शब्दार्थ लिखवा दिए हैं। तेजस्विनी चमकीली कक्षा, घूमने का एक निश्चित पथ, और शुद्ध भी मीमांसा विचार करना, जो ज्योतिर्विद ज्योतिषी, दलील तर्क निरीक्षण जांच पड़ताल, और अपवाद समान नियम के विरुद्ध नियम। देखिए अभी और भी हैं इसके, अब हम इसको इरेज करके अब हम दूसरे लिखवाएंगे। देखो बेटा, विश्लेषण छानबीन करना, क्रमशः धीरे धीरे दुस्साहस, अनुचित साहस, दोलायमान हिलना, ब्रह्मांड संसार, पैरलैप्स तारों की दूरी नापने की विधि। अब देखिए ये हमने शब्दार्थ पूरे आपको लिखवा दिए हैं। अब आप लोग जो है तो नोट में लिखें इसको, और आप लोग कॉपी में लिख के पाठ का नाम डालें और शब्दार्थ लिखें। शब्दार्थ लिखने के बाद हम क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखिए, और जो बुक फिल करवाएंगे तो वो बुक में आप लोग फिल करें। ओके बेटा, बाय।